गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंपनी का फैलता शासन, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी अंग्रेज़ों के बीच में। और तीन शासक थे। एक तो मीर कासिम था जो बंगाल से भाग गया था, और एक अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, और एक था जो मुग़ल एम्परर थे शाह आलम द्वितीय। इन तीनों ने अपना जो है मिलकर ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ ये बक्सर की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन वही है कि ये तीनों हार गए और ब्रिटिशर्स जीत गए थे। अब क्या हुआ, इन लोगों ने अपने अपने जो रेजिडेंट्स थे वो भारतीय रियासतों में कंपनी के द्वारा भेजे जाने लगे। देखो, इसके 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, तैनात कर दिए। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना था और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किसको किस पद पर बिठाया जाएगा, ये चीज़ें भी कंपनी के अफसर तय करने लगे। तो अब क्या हुआ कि जैसे ये रेजिडेंट जो थे ये तैनात हो जाते थे अगर किसी रियासत में, ये रेजिडेंट ये आश्वासन देते थे कि हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं। लेकिन ये क्या करते थे, ये वहाँ की राजनीति में भी फिर दखल अंदाजी करना शुरू कर देते थे किसी भी रियासत के। और वहाँ पे अगला शासक कौन होगा, कौन अंग्रेज़ों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, उसको ही ये लोग जो है फिर आगे बिठाया करते थे रियासत की गद्दी पर। कई बार कंपनी के ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं रहता था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। और इस सहायक सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेज़ली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध का नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चूक गए। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। तो इस तरीके से हैदराबाद और अवध जो था वो अंग्रेज़ों के शासन में आ गया था, जस्ट बिकॉज काफ़ी सारे इलाके मतलब इन जगहों के आ गए थे, क्योंकि जो वहाँ के नवाब थे और वहाँ की जो रियासत के जो राजा थे, और ये लोग जो सहायक संधि थी इसके अंदर क्या होता था कि सेना रखने के लिए रखरखाव, एक सेना होती थी जो अंग्रेज़ों की ही टुकड़ी होती थी। तो ये क्या करते थे कि किसी भी रियासत में ला के छोड़ देते थे और बोलते थे कि आप हमारी सेना देखो गोलीबारी से लैस है, तो ये आप इसका खर्चा उठा लो और बदले में ये आपकी सुरक्षा करेगी। और ये जो सेना होती थी, इसका जो सेनापति होता था, ये वहाँ के राजनीतिक मामलों में दखल देता था, प्लस वहाँ के राजनीतिक जो चेंजेस हो रहे हैं या जो भी वो युद्ध करने के बारे में या जो भी वो सोच रहे हैं, तो उनकी खबर पल पल की जो है अंग्रेज़ों तक पहुँचती रहती थी कि इस रियासत में अब ये होने वाला है, इस रियासत में वो होने वाला है, इस तरीके से। तो मतलब ये अंग्रेज़ों की बहुत सोची समझी चाल थी कि किस तरीके से जो है रियासतों में अपना दखल देना है, वहाँ पर कैसे अपने कठपुतली नवाब बिठाने हैं, प्लस वहाँ पर जो है कैसे उनकी जायदाद हड़पनी है, किस तरीके से जो है वहाँ की ज़मीनें हड़पनी है। और अगर कोई राजा 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए जैसे नहीं चुका पाता था, उस सेना का जो खर्चा आता था वो नहीं चुका पाता था या अंग्रेज़ों को नहीं दे पाता था उस सेना का खर्चा, तो फिर क्या होता था कि अंग्रेज़ इस संधि के बिना पर, सहायक संधि के बिना पर उसका आधा इलाका ले लेते थे या उसके कुछ जो ज़मीनें थी वो जब्त कर लेते थे उस रियासत की। तो ये हो रहा था। अब आगे पढ़ते हैं। सीधी लड़ाई। आरंभिक वर्षों में शक्तियां अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का भी रास्ता अपनाया। इसे हम इन 2 उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण है यहाँ पे मैसूर का टीपू सुल्तान। अब मैसूर के टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं। हैदर अली 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 1799।
जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला लाभकारी व्यापार मैसूर रियासत से के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची निर्यात करने से रोक दिया। सुल्तान के ने स्थानीय सौदागरों को भी मना कर दिया कि कंपनी के साथ व्यापार ना करें, मतलब उसको कंपनी के साथ व्यापार करने से भी रोक दिया स्थानीय सौदागरों को। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान ने के इस कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार लड़ाई हुई। एक तो ये 1767 से 69 तक, फिर 80 से 84 तक चली थी दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई 90 से 92 तक, और चौथी लड़ाई में जो है टीपू सुल्तान मारा गया था और 1799 में जो है मैसूर इनके कब्जे में आ गया था ब्रिटेन की। तो श्रीरंगपट्टम की जो जंग थी 1799 में टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार वंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। तो यहाँ पर मैं एक चित्र दिखा रही हूँ, उसे ज़रा देखो ध्यान से। तो ये थे टीपू सुल्तान। इन्हें शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। ये हैदर अली के पुत्र थे और इनका जो शासनकाल था ये 1782 से लेकर 1799 तक था। 1799 में इनकी मृत्यु हो गई थी और 1785 में इन्होंने क्या किया था कि अपने जितने भी टापू थे जो जिन पर मैसूर का जो तटीय इलाका था वहाँ पर इन्होंने क्या किया कि एक फरमान जारी कर दिया कि कोई भी जो अंग्रेज़ हैं उनसे व्यापार नहीं करेगा, और ये बहुत सख्त आदेश था। तो किसी भी व्यापारी ने जो है अंग्रेज़ों से व्यापार नहीं किया, उनको काली मिर्च, इलायची और ये सब चंदन की लकड़ी इत्यादि ये जो है वो निर्यात करने नहीं दी। तो इससे क्या हुआ कि अंग्रेज़ जो थे ना, ये एक हैदर मतलब ये जो क्या नाम है टीपू सुल्तान जो है ये उनकी आंखों में अब चुभने लगा। तो फिर बार बार युद्ध हुए, 4 बार युद्ध हुए एक्चुअली। फिर जो चौथे युद्ध में था 1799 में, ये टीपू सुल्तान जो है हार गए और इनकी डेथ हो गई मतलब। फिर उसके बाद जो है ये रंगपट्टम की देखो संधि हो रही है, यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कार्निवलस के सामने पेश किया जा रहा है। डैनियल आम द्वारा चित्रित मतलब ये कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्धों में हराया था। 1792 में मराठों, हैदराबाद के निज़ाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेज़ों ने जो है बंधक के रूप में अपने पास रखा था। ब्रिटिश चित्रकार ने इस तस्वीर को बनाने, ऐसे दृश्यों को बनाने में बड़ा मज़ा आता था उनको, जो ब्रिटिश के जो चित्रकार होते थे उनको। और इसमें अंग्रेज़ों की सत्ता की विजय दिखाई गई है। देखो ये टीपू सुल्तान के दोनों पुत्र हैं, इनको बंधक के रूप में जो है ये अंग्रेज़ों के पास रखा गया है। तो मतलब इतना कुछ किया था इन लोगों ने। और ये देखो ये जो खिलौना है ये आज भी जो है म्यूज़ियम में रखा हुआ है इंग्लैंड के अंदर। यह टीपू सुल्तान का एक विशालकाय मशीनी खिलौना है, मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर ही से चीखों की आवाज़ निकलती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूज़ियम में रखा गया है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। ठीक है, तो इस तरीके से टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी। तो जो वो खिलौना था वो अंग्रेज अपने साथ ले गए थे। अच्छा, मराठों से लड़ाई। अब यहाँ पर अभी टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा, अब हम मराठों से लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से शासन
दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना जो था वो चूर चूर हो गया था। उन्होंने कई राज्यों में बांट दिया गया, उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक राज्यमंडल कन्फेडरेंसी के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था, जो पुणे में रहता था। तो पेशवा कहाँ रहते थे? पुणे में रहते थे, ठीक है। और ये सबसे बड़ा हेड होता था जितने भी मराठा लोग थे उनका। तो महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। पहला युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ ख़त्म हुआ था, जिसके कोई पक्ष नहीं जीत पाया था, यानी कि ना तो अंग्रेज जीते थे ना मराठा जीते थे। दूसरी अंग्रेज मराठा युद्ध जो था वो 1803 से 1805 के बीच में हुआ था। कई मोर्चों पर लड़ा गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। अंततः फिर 1817 से लेकर 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरीके से कुचल दिया गया था। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया था। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। तो सबसे पहले यहाँ पे विंध्य देख लेते हैं कहाँ पड़ता है। तो ये रही विंध्य श्रेणी। तो ये जो विंध्य से जितना भी अब नीचे का पार्ट था ना, तो ये सारा पार्ट जो था यहाँ तक विंध्य श्रेणी तक ये सारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। यानी कि ये जितना भी पेनिसुलर था इंडिया का, ये जो नोक नीचे तक जाती है, तो ये जितना भी ट्रायंगल है ये सारा जो था अंग्रेजों के पास आ गया था। नीचे नीचे का भारत पूरा का पूरा, और इस पर सब पर कब्जा हो गया था। यानी कि मैसूर भी जीत लिया, प्लस यहाँ पे मराठाओं का शासन भी तहस नहस कर दिया, प्लस यहाँ पर जितने भी नीचे के हैदराबाद वगैरह ये सब इन्होंने जीत लिए थे अंग्रेजों ने। अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया? तो फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से लिखोगे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा फर्स्ट का आंसर है। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का कोई अधिकार नहीं होता था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। और जो भी जुर्माना मतलब जो इसका रखरखाव का पैसा या रकम नहीं दे पाता था, तो कंपनी उसके जितनी भी ज़मीन होती थी उसकी आधी ज़मीन जुर्माने के तौर पर हथिया लेती थी या फिर अपने कब्जे में कर लेती थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है, फिर यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे अवध का जो है उदाहरण दे रखा है, हैदराबाद का उदाहरण दे रखा है। तो ये पूरा का पूरा ही आपको पैराग्राफ लिखना होगा फर्स्ट में। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे? इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए? अब देखो, अंग्रेज क्यों आग बबूला हो गए थे? क्योंकि उन्होंने जो है, ये देखो यहाँ से आएगा इसका आंसर, ये 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी मना कर दिया उनके साथ व्यापार करने के लिए। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए और मैसूर के साथ फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा आएगा। देखो यहाँ से लेकर ये सारी लाइनें आएंगी, सारी A to Z सारी, ये बीच में जितनी पड़ रही हैं ये, फिर उसके बाद ये पूरा, ठीक है। तो ये सारा लिखना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर, ठीक है। अब बड़ी क्लास में आ गए हो ना, तो थोड़ा ज़्यादा लिखा करो 8th क्लास, ठीक है। और 9th क्लास में इससे भी बड़े बड़े आंसर लिखने हैं अभी। अच्छा, जैसे जैसे जो क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा उतना उतना आपको मतलब ज़्यादा लिखना पड़ेगा। और जब आप ग्रेजुएशन में चले जाओगे तो 4-4 पेजेस का एक आंसर होगा। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम।
मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन से थे? ये संघ किस प्रकार शासित था? तो मराठा वंश के जो मेन शासक थे वो ये थे सारे, मराठा संघ के प्रमुख राजवंश ये थे, ये सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। ठीक है, तो ये चारों जो थे ये मराठा संघ के प्रसिद्ध शासक थे, प्रमुख राजवंश, सॉरी। ठीक है, तो ये प्रमुख राजवंश थे ये चारों। ये तो हो गया थर्ड के पहले का आंसर इसका। ठीक है, ये संघ किस प्रकार से शासित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सरदार, अच्छा इस तरीके से। तो थर्ड का आंसर आप यहाँ से लिखोगे, देखो इनको यहाँ से हटा देना और यहाँ पे इनकी जगह लिख देना मराठा, मराठा। ठीक है, मराठा लिख देना और फिर उसके बाद मराठा से लेकर फिर यहाँ राज्यों से लेकर जो है मराठा राज्यों की बागडोर, सिंधिया, फिर यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा ये यहाँ तक। ये हो गया पूरा थर्ड का, ये सारी लाइनें आएंगी ये वाली, ये अंतर्गत राज्यमंडल ये पूरा, और फिर प्रमुख पुणे में रहता था महाजी सिंधिया, और नाना फडणवीस जो थे वो मराठा योद्धा राजनीतिज्ञ थे। तो ये पूरा जो है ये सेकंड का वो सॉरी थर्ड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा थर्ड का आंसर है। बस इनकी जगह ये मराठा से शुरू करना। ठीक है, मराठा राज्यों की बागडोर इस तरीके से। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार से अपने अधीन किया? तो अब जो है इसके आगे से आंसर आएगा, यहाँ से इसका आंसर आएगा। अभी हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट किया है ये वाला आंसर। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ से आ जाएगा आंसर, एक के बाद एक कई युद्धों द्वारा, यहाँ से लेकर पूरा ये यहाँ तक, ये हो गया फोर्थ का आंसर पूरा। ठीक है, एक के बाद एक कई युद्धों द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध जो था वो 1782 में सालबाई की संधि पर हुआ, जिसके अंदर कोई पक्ष नहीं जीता था। दूसरा जो युद्ध हुआ था उसमें जो है इसका नतीजा ये हुआ था कि उड़ीसा और यमुना नदी के जो यमुना के उत्तर में स्थित जो आगरा और दिल्ली सहित सारा भूभाग था वो अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। और फिर तीसरा युद्ध जो युद्ध था वो इस तरीके से हुआ था अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में, जिसमें पूरी तरीके से उनकी शक्ति को कुचल दिया गया था और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर बिठूर भेज दिया गया था पेंशन पे। और फिर विंध्य के दक्षिण में स्थित सारे भूभाग पर कंपनी का पूरी तरीके से नियंत्रण हो गया था। तो ये सारा का सारा आपको फोर्थ के आंसर में लिखना है। तो ये इस तरीके से आपकी ये जो वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है आज की। थैंक यू।